वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत कहाँ है? दुनिया के नक्शे पे हम आर्थिक रूप से कहाँ खड़े हैं? और उससे भी शायद ज्यादा जरूरी सवाल, मानव विकास के पैमाने पर हम कहाँ हैं? ये सवाल बहुत अहम है, खासकर उन सभी के लिए जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल। और आज हम इन्हीं सवालों की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। हाँ, और हमारी ये जो बातचीत है, ये आधारित है संजीव वर्मा की जानी मानी किताब GS3 अर्थव्यवस्था के चैप्टर 32 पर, जिसका नाम है भारत और वैश्विक अर्थव्यवस्था। और इसके खास अंश सुन लो यूपीएससी आप तक ला रहा है। तो हमारा मकसद बिल्कुल साफ है। हम वैश्विक उत्पादन यानी ग्लोबल आउटपुट और मानव विकास सूचकांक, जिसे HDI कहते हैं, उसके मुख्य पॉइंट्स को समझना चाहते हैं। और वो भी खास तौर पर भारत के नजरिए से। ये आंकड़े क्या कहते हैं, इनका मतलब क्या है, भारत के लिए इनके मायने क्या हैं, ये सब देखेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में, जैसा आपने बताया, 2 मुख्य हिस्से हैं जिन पर हम फोकस करेंगे। जी हाँ, पहला है सेक्शन 32.1 वैश्विक उत्पादन ग्लोबल आउटपुट, और दूसरा है सेक्शन 32.2 भारत और मानव विकास सूचकांक इंडिया एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और इसमें हम 2018 की रिपोर्ट के आंकड़ों पर बात करेंगे, जो असल में 2017 के डेटा पर आधारित थे। परफेक्ट। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, वैश्विक उत्पादन ग्लोबल आउटपुट। 2017 की अगर बात करें तो दुनिया की कुल अर्थव्यवस्था का साइज क्या था? कौन था सबसे बड़ा खिलाड़ी? देखिए, 2017 में दुनिया की जो कुल अर्थव्यवस्था थी, उसका आकार था लगभग 80.684 ट्रिलियन डॉलर। इसे आप मोटा मोटा 80.7 ट्रिलियन डॉलर कह सकते हैं। 80.7 ट्रिलियन डॉलर्स काफी बड़ा आंकड़ा है। हाँ, बहुत बड़ा। और इसमें, जैसा कि उम्मीद की जा सकती है, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी अमेरिका, USA। अमेरिका कितना था उनका हिस्सा? अमेरिका का आउटपुट था करीब 19.39 ट्रिलियन डॉलर, मतलब लगभग 19.5 ट्रिलियन डॉलर। तो आप अंदाजा लगा सकती हैं, कुल 80.7 ट्रिलियन में से 19.5 ट्रिलियन अकेले अमेरिका का था। यानी दुनिया की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा। अब जब हम देशों की अर्थव्यवस्थाओं की तुलना करते हैं तो उसके तरीके क्या हैं? किताब में 2 तरीकों का जिक्र है ना? जी बिल्कुल, 2 मुख्य तरीके हैं। पहला है पारंपरिक विनिमय दर, जिसे कन्वेंशनल एक्सचेंज रेट कहते हैं, और दूसरा है क्रय शक्ति समता यानी परचेजिंग पावर पैरिटी, जिसे हम शॉर्ट में PPP कहते हैं। ओके। पारंपरिक विनिमय दर तो शायद वही है जो हम रोज अखबारों में देखते हैं, डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव वगैरह। हाँ बिल्कुल वही। ये बाजार में चल रही दर है जिस पर करेंसी खरीदी बेची जाती है। लेकिन जब देशों की अर्थव्यवस्थाओं की तुलना करनी हो, खासकर उनके साइज की, तो ये तरीका थोड़ा, कह सकते हैं, अधूरा है। अधूरा क्यों? मतलब क्या दिक्कत है इसमें? दिक्कत ये है कि ये अलग अलग देशों में चीजों की कीमतों के अंतर को, या कहें कि महंगाई के फर्क को ध्यान में नहीं रखता। $1 अमेरिका में जो खरीद सकता है, जरूरी नहीं कि भारत में 70 या 80 रुपए में उतना ही सामान खरीद पाए। शायद कम में ही आ जाए या ज्यादा भी लग सकता है, निर्भर करता है। अच्छा, तो यहीं पर PPP का रोल आता है। एग्जैक्टली। PPP यानी क्रय शक्ति समता, ये इसी समस्या का हल निकालने की कोशिश करता है। ये देखता है कि एक बास्केट ऑफ गुड्स, मतलब कुछ तयशुदा सामानों का एक समूह, खरीदने के लिए अलग अलग देशों में कितनी लोकल करेंसी लगती है। ओके, थोड़ा और समझाइए इसको कोई उदाहरण देकर। हाँ, जैसे किताब में उदाहरण दिया है। मान लीजिए पारंपरिक विनिमय दर है $1 बराबर 63 रुपए। ये 2017 के आसपास की दर होगी। ठीक है। लेकिन हो सकता है कि जो सामान अमेरिका में $1 में मिलता है, ठीक वैसा ही सामान या सेवा भारत में खरीदने के लिए आपको सिर्फ 9 रुपए ही खर्च करने पड़े। सिर्फ 9 रुपए? 63 रुपए की बजाय? हाँ, ये सिर्फ एक उदाहरण है समझाने के लिए, पर यह दिखाता है कि भारत में चीजें शायद सस्ती हैं, आपकी खरीदने की शक्ति ज्यादा है। तो इस उदाहरण में PPP विनिमय दर हुई $1 बराबर 9 रुपए। समझ गई। तो PPP असल में ये बताता है कि आपकी करेंसी की असली वैल्यू क्या है उस देश के अंदर चीजें खरीदने के मामले में। बिल्कुल सही। इसीलिए जब अर्थव्यवस्थाओं के साइज की तुलना करनी होती है, तो PPP को ज्यादा, मतलब स्वीकार्य या ज्यादा सटीक पैमाना माना जाता है। ये एप्पल टू एप्पल तुलना करने में मदद करता है। लेकिन जो असल में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, लेन देन होता है, वो तो पारंपरिक दर पर ही होता होगा। हाँ, ये महत्वपूर्ण बात है। सारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, निवेश, कर्ज का हिसाब किताब, ये सब पारंपरिक विनिमय दर पर ही चलता है। PPP मुख्य रूप से तुलना और विश्लेषण के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो अब आते हैं भारत पर। 2017 में इन दोनों पैमानों पर भारत की स्थिति क्या थी? पहले पारंपरिक दर से देखते हैं। ओके,
तो पारंपरिक विनिमय दर के हिसाब से 2017 में भारत दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। छठी। कौन कौन थे हमसे आगे? हमसे आगे थे अमेरिका पहले नंबर पर, फिर चीन, जापान, जर्मनी और 5वीं नंबर पर यूके, यूनाइटेड किंगडम, और फिर छठे पर भारत। और हमारी अर्थव्यवस्था का साइज कितना था डॉलर्स में? पारंपरिक दर से भारत का जीडीपी था लगभग $2.59 ट्रिलियन। आप इसे मोटा मोटा $2.6 ट्रिलियन कह सकते हैं। 2.6 ट्रिलियन डॉलर्स। और दुनिया की कुल 80.7 ट्रिलियन डॉलर्स की अर्थव्यवस्था में हमारा हिस्सा कितना हुआ? बहुत कम, सिर्फ 2.4%। सिर्फ 2.4%। छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद वैश्विक उत्पादन में हिस्सा इतना कम। हाँ, ये दिखाता है कि टॉप की अर्थव्यवस्थाएं हमसे कितनी ज्यादा बड़ी हैं। अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी, इनका साइज बहुत बड़ा है। ये तो हुई पारंपरिक दर की बात। अब आते हैं पीपीपी पर, जो आपने कहा कि ज्यादा सटीक तुलना देता है। पीपीपी के आधार पर भारत कहाँ था? यहाँ तस्वीर काफी बदल जाती है। पीपीपी के आधार पर 2017 में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। तीसरी? वाह, छठी से सीधे तीसरी। जी हाँ, पीपीपी के आधार पर भारत का आउटपुट था लगभग $9.4 ट्रिलियन। 9.4 ट्रिलियन डॉलर्स पीपीपी पर, जबकि पारंपरिक पर 2.6 ट्रिलियन था। ये फर्क बहुत ज्यादा है। हाँ, ये फर्क दिखाता है कि भारत में जीवन यापन की लागत, कॉस्ट ऑफ लिविंग, विकसित देशों के मुकाबले काफी कम है, इसलिए हमारी करेंसी की खरीदने की शक्ति ज्यादा है। अच्छा, यहाँ एक छोटा सा पॉइंट है, किताब में शायद कहीं चौथी रैंक का भी जिक्र है पीपीपी पर, लेकिन फिर तीसरी बताया गया है। अच्छा, ऐसा क्यों? ये कई बार अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक, इनके अनुमानों में थोड़े फर्क की वजह से हो सकता है। डेटा कलेक्शन और मेथोडोलॉजी में अंतर हो सकता है, लेकिन ज्यादातर स्रोतों में उस समय भारत को पीपीपी पर तीसरा ही माना गया था। ओके, तो पीपीपी पर तीसरी रैंक, किसके पीछे थे हम? चीन पहले नंबर पर था पीपीपी में, लगभग $23.3 ट्रिलियन के साथ, और दूसरे पर अमेरिका, लगभग $19.4 ट्रिलियन के साथ। पारंपरिक में अमेरिका पहले पर था, पर पीपीपी में चीन आगे निकल गया था। अच्छा, तो पीपीपी में चीन नंबर 1, अमेरिका नंबर 2 और भारत नंबर 3। ये तो काफी अच्छी तस्वीर लगती है। हाँ, अर्थव्यवस्था के कुल आकार के लिहाज से ये बेशक एक मजबूत स्थिति है। ये दिखाता है कि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है, यहाँ आर्थिक गतिविधि का पैमाना बहुत बड़ा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है ना। अर्थव्यवस्था का साइज तो एक बात है, पर जब हम प्रति व्यक्ति आय देखते हैं तो तस्वीर शायद उतनी अच्छी नहीं रहती। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। यहीं पर आकर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। जब हम प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय यानी GNI पर कैपिटा की बात करते हैं, तो भारत की वैश्विक रैंक बहुत बहुत नीचे चली जाती है। GNI पर कैपिटा ये GDP पर कैपिटा से अलग है? हाँ, थोड़ा सा। GDP यानी सकल घरेलू उत्पाद, ये देश की सीमाओं के अंदर हुए कुल उत्पादन को मापता है। GNI यानी सकल राष्ट्रीय आय, इसमें वो आय भी जुड़ जाती है जो देश के नागरिक विदेशों से कमाते हैं, और वो आय घट जाती है जो विदेशी नागरिक उस देश से कमाकर बाहर ले जाते हैं। मानव विकास जैसे इंडेक्स में GNI ज्यादा प्रासंगिक माना जाता है। ओके, तो प्रति व्यक्ति GNI में हमारी रैंक क्या थी? बहुत कम। अगर पारंपरिक विनिमय दर से देखें तो 2017 में भारत का प्रति व्यक्ति GNI सिर्फ $1820 था, और अगर पीपीपी के हिसाब से देखें, जो कि ज्यादा बेहतर तुलना देता है जीवन स्तर के लिए, तो वो करीब $7060 था। $1820 पारंपरिक और $7060 पीपीपी। वैश्विक रैंक क्या बनती है इससे? रैंक काफी नीचे है। किताब में एग्जैक्ट रैंक नहीं दी है, लेकिन ये निश्चित रूप से 100 के काफी नीचे होगी। यहां तक कि चीन, जिसकी कुल अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी है, उसकी भी प्रति व्यक्ति GNI रैंक वैश्विक स्तर पर काफी कम है, 100 से ऊपर ही रहती है। तो मतलब हम दुनिया की तीसरी या छठी पारंपरिक सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तो है, लेकिन जब उस कमाई को देश की पूरी आबादी में बांटा जाता है तो हर व्यक्ति के हिस्से में बहुत कम आता है। बिल्कुल, यही कड़वी सच्चाई है। हमारी अर्थव्यवस्था का साइज तो बड़ा है, लेकिन हमारी प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? क्या ये सिर्फ हमारी विशाल जनसंख्या की वजह से है? जनसंख्या निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा कारक है। जब आप कुल आय को लगभग 130 करोड़ उस समय की आबादी लोगों में बांटेंगे, तो प्रति व्यक्ति आंकड़ा तो कम हो ही जाएगा। ये तो सीधा गणित है। लेकिन सिर्फ जनसंख्या को दोष देना भी ठीक नहीं। असली चुनौती है उत्पादन को आबादी के मुकाबले तेजी से बढ़ाना। मतलब हमारी आर्थिक विकास की रफ्तार जनसंख्या वृद्धि की रफ्तार से कहीं ज्यादा तेज होनी चाहिए,
ताकि प्रति व्यक्ति आय में सार्थक बढ़ोतरी हो सके। एग्जैक्टली। हमें प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ाना होगा और ये रातों रात नहीं हो सकता। इसके लिए लगातार ऊंची आर्थिक वृद्धि दर चाहिए, सालों साल तक। ये तो हुई अर्थव्यवस्था और उत्पादन की बात। अब चैप्टर के दूसरे हिस्से पर चलते हैं, जो शायद और भी ज्यादा जरूरी है, मानव विकास, HDI की बात करते हैं। हाँ, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। बताइए इसके बारे में। ये है क्या, किसने शुरू किया, क्यों शुरू किया? HDI को 1990s के दशक में विकसित किया गया था। इसके पीछे मुख्य रूप से दो बड़े नाम हैं, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक और हमारे अपने नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन। महबूब उल हक और अमर्त्य सेन, ओके। उनका मकसद था विकास को सिर्फ आर्थिक आंकड़ों जैसे GDP से आगे ले जाकर मापना। वो देखना चाहते थे कि आर्थिक तरक्की का असर लोगों के जीवन पर, उनकी क्षमताओं पर, उनके विकल्पों पर कितना पड़ रहा है। क्या लोगों का जीवन वास्तव में बेहतर हो रहा है? तो ये सिर्फ पैसे की बात नहीं करता? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मानव विकास को, ह्यूमन डेवलपमेंट को मापने का एक सरल लेकिन काफी व्यापक तरीका है। ये मानता है कि विकास का असली लक्ष्य लोगों की क्षमताओं को बढ़ाना और उनके लिए अवसरों का विस्तार करना है। दिलचस्प है। तो ये मापता कैसे है मानव विकास को? इसके पैरामीटर्स क्या हैं? HDI के 3 मुख्य आयाम या पैरामीटर्स हैं। 3 कौन कौन से? पहला है स्वास्थ्य, जिसे मापा जाता है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ से, यानी एक नवजात शिशु औसतन कितने साल जीने की उम्मीद कर सकता है। ठीक है, स्वास्थ्य के लिए जीवन प्रत्याशा। दूसरा है शिक्षा, एजुकेशन। इसके 2 हिस्से हैं। पहला, स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, यानी 25 साल और उससे ज्यादा उम्र के वयस्कों ने औसतन कितने साल स्कूल में बिताए हैं। अच्छा, जो पढ़ चुके हैं उनका औसत। एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, यानी आज जो बच्चा स्कूल जाना शुरू कर रहा है उसके जीवन काल में औसतन कितने साल की स्कूली शिक्षा पूरी करने की उम्मीद है अगर मौजूदा ट्रेंड जारी रहे। ओके, तो शिक्षा के 2 इंडिकेटर हो गए, औसत साल और अपेक्षित साल। और तीसरा पैरामीटर? तीसरा है जीवन स्तर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जिसे मापा जाता है प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, GNI पर कैपिटा से। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये आय PPP डॉलर में मापी जाती हैं। अच्छा, यहाँ भी PPP का इस्तेमाल होता है? हाँ, क्योंकि ये जीवन स्तर का ज्यादा सही अंदाजा देता है। जैसा हमने पहले डिस्कस किया था, ये दिखाता है कि लोग अपनी आय से कितना खरीद सकते हैं। तो स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, इन तीनों को मिलाकर HDI स्कोर बनता है। जी हाँ, इन तीनों आयामों के लिए अलग अलग इंडेक्स बनाए जाते हैं और फिर उनका ज्यामितीय माध्य निकालकर एक फाइनल HDI स्कोर तैयार किया जाता है, जो 0 से 1 के बीच होता है। 1 मतलब सर्वोच्च मानव विकास, 0 मतलब न्यूनतम। 0 से 1 के बीच का स्कोर, ठीक है। अब आते हैं भारत पर। 2018 की रिपोर्ट, जो 2017 के आंकड़ों पर आधारित थी, उसमें भारत का HDI स्कोर और रैंक क्या था? उस रिपोर्ट के मुताबिक 189 देशों में भारत का स्थान था 130वां। 130वां? 189 में से? हाँ, 130th रैंक। और भारत का HDI मान यानी स्कोर था 0.640। 0.640। ये स्कोर किस श्रेणी में आता है? मतलब अच्छा है, बुरा है, औसत है? इस स्कोर के साथ भारत मध्यम मानव विकास, मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट की श्रेणी में आता था। UNDP देशों को 4 श्रेणियों में बांटता है: बहुत उच्च, उच्च, मध्यम और निम्न मानव विकास। तो हम बीच वाली श्रेणी में थे। मध्यम मानव विकास। और अगर हम अपने पड़ोसियों या दक्षिण एशिया से तुलना करें तो? उस समय दक्षिण एशिया का जो औसत HDI स्कोर था वो 0.638 था। तो भारत का स्कोर 0.640 औसत से बस जरा सा बेहतर था। लेकिन वैश्विक स्तर पर देखें तो 130वीं रैंक कोई बहुत अच्छी रैंक नहीं मानी जा सकती। बिल्कुल। तीसरी सबसे बड़ी PPP अर्थव्यवस्था और 130वीं HDI रैंक, ये तो बड़ा विरोधाभास लगता है। और यही सवाल उठता है कि ऐसा क्यों है? हाँ, क्यों है? 130वीं रैंक के पीछे क्या कारण है? क्या यहाँ भी वही जवाब है, विशाल जनसंख्या? देखिए, जनसंख्या एक फैक्टर है जैसा हमने प्रति व्यक्ति आय के मामले में देखा, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। किताब भी यही कहती है। सिर्फ जनसंख्या ही कारण होती तो चीन, जिसकी आबादी हमसे भी ज्यादा है, उसकी HDI रैंक भारत से बेहतर क्यों है? हाँ, ये तो सही सवाल है। चीन की रैंक क्या थी उस समय? उस रिपोर्ट में चीन की रैंक 86 थी, हमसे काफी बेहतर। 86वीं? और हमारी
130वीं। तो फिर असली मुद्दा क्या है अगर सब जनसंख्या नहीं है तो? असली मुद्दा, जैसा कि किताब इशारा करती है, शायद मानव पूंजी यानी ह्यूमन कैपिटल का सही तरीके से इस्तेमाल ना हो पाना है। मानव पूंजी मतलब लोग, उनकी शिक्षा, उनका कौशल, उनका स्वास्थ्य। बिल्कुल। हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है, जिसे हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। लेकिन क्या हम इस आबादी को अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य और रोजगार के लिए जरूरी कौशल दे पा रहे हैं? शायद यहीं पर हम पीछे रह जा रहे हैं। तो जरूरत इस नजरिए को बदलने की है कि बड़ी आबादी एक बोझ है। हाँ, हमें अपनी बड़ी आबादी को एक देनदारी, लायबिलिटी की तरह नहीं बल्कि एक संपत्ति, एसेट के रूप में देखने की जरूरत है। ये एक बहुत बड़ा संभावित बाजार है, एक विशाल कार्यबल है। अगर हम इस मानव पूंजी में निवेश करें तो ये देश को बहुत आगे ले जा सकती है। ये तो हुई कमी की बात। क्या कुछ सुधार भी हुआ है एचडीआई में वक्त के साथ? हाँ, सुधार तो हुआ है और ये मानना पड़ेगा। किताब में आंकड़े दिए गए हैं 1990 से 2017 के बीच के। इस दौरान भारत के एचडीआई मान में लगभग 50% की वृद्धि हुई है। 50%? ये तो काफी ज्यादा है। हाँ, 1990 में हमारा एचडीआई स्कोर सिर्फ 0.427 था, जो 2017 में बढ़कर 0.640 हो गया। और इसके जो 3 हिस्से हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, आय, उनमें क्या सुधार हुआ? उनमें भी सुधार हुआ है। 1990 से 2017 के बीच जन्म के समय जीवन प्रत्याशा लगभग 11 साल बढ़ी है। 11 साल? ये तो बहुत अच्छा है। हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष 4.7 साल बढ़े हैं और स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष भी बढ़े हैं। और आय? प्रति व्यक्ति जीएनआई पीपीपी में तो जबरदस्त उछाल आया है। 1990 से 2017 के बीच इसमें 266.6% की वृद्धि हुई है। वाह, 266% से ज्यादा। तो ये आंकड़े दिखाते हैं कि प्रगति तो हुई है, लेकिन शायद उतनी तेज नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी, या जितनी बाकी देशों ने की है। इसलिए हमारी रैंक अभी भी नीचे है। और क्या कोई और बड़ा कारण है इस धीमी प्रगति या निचली रैंक का? एक बहुत बड़ा कारण है असमानता, इनइक्वालिटी। असमानता? जी। किस तरह की? आय की या अवसरों की? दोनों तरह की। आय की असमानता बहुत ज्यादा है और अवसरों की भी। स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में असमानता, शिक्षा की गुणवत्ता में असमानता। इसका सीधा असर एचडीआई पर पड़ता है। यूएनडीपी एक और इंडेक्स निकालता है, इनइक्वालिटी एडजस्टेड एचडीआई। अच्छा, आईएचडीआई ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि अगर देश में असमानता ना हो तो एचडीआई स्कोर कितना होगा और असमानता की वजह से वो कितना कम हो जाता है। भारत के मामले में असमानता की वजह से एचडीआई वैल्यू में लगभग 26.8% की कमी आ जाती है। 26.8%, लगभग 1/4 से ज्यादा एचडीआई स्कोर असमानता की भेंट चढ़ जाता है। जी हाँ, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये दिखाता है कि जो भी विकास हो रहा है उसका लाभ समाज के सभी वर्गों तक, खासकर सबसे निचले तबके तक समान रूप से नहीं पहुंच रहा है। औसत आंकड़े अक्सर जमीनी हकीकत को छुपा लेते हैं। ये तो बहुत गंभीर बात है। तो फिर आगे की राह क्या है? सरकार को, नीति निर्माताओं को क्या करने की जरूरत है? देखिए, सबसे पहले जरूरत तो यह है कि विकास की पूरी रणनीति को मानव विकास पर केंद्रित किया जाए। सिर्फ जीडीपी के आंकड़ों के पीछे भागने से काम नहीं चलेगा। मतलब फोकस लोगों पर होना चाहिए। बिल्कुल। शिक्षा की गुणवत्ता सुधारनी होगी, स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ और सस्ता बनाना होगा, कौशल विकास पर जोर देना होगा ताकि युवा रोजगार पा सकें। ये सुनिश्चित करना होगा कि आर्थिक विकास का फायदा सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित ना रहे, बल्कि आम आदमी के जीवन स्तर में सुधार लाए। और वैश्विक जुड़ाव, मतलब दुनिया से जुड़ने का इसमें क्या रोल हो सकता है? किताब एक अच्छा पॉइंट उठाती है। अक्सर हम वैश्विक जुड़ाव या आउटवर्ड ओरिएंटेशन को सिर्फ निर्यात बढ़ाने या विदेशी पूंजी आकर्षित करने के नजरिए से देखते हैं। हाँ, आमतौर पे तो यही होता है। लेकिन इसका इस्तेमाल घरेलू प्राथमिकताओं को साधने के लिए भी किया जा सकता है। हम दुनिया से अच्छी टेक्नोलॉजी ला सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में बेस्ट प्रैक्टिसेस सीख सकते हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान में सहयोग कर सकते हैं। इन सब का सीधा असर मानव विकास पर पड़ेगा। बहुत से। तो मतलब बाहर देखने के साथ साथ अंदर सुधार पर भी उतना ही फोकस करना होगा। बिल्कुल, दोनों साथ साथ चलने चाहिए। चलिए, तो अब इस पूरी चर्चा को थोड़ा समेटते हैं। मुख्य बातें क्या रहीं? हाँ, जरूर। सबसे पहले हमने देखा कि 2017 में वैश्विक अर्थव्यवस्था करीब 80.7 ट्रिलियन डॉलर की थी, जिसमें अमेरिका सबसे बड़ा खिलाड़ी था। ठीक है। फिर हमने देखा कि अर्थव्यवस्थाओं की तुलना के 2 तरीके हैं, पारंपरिक विनिमय दर और पीपीपी। हाँ। पीपीपी खरीदने की शक्ति को दिखाता है और तुलना के लिए बेहतर माना जाता है, पर व्यापार पारंपरिक दर पर होता है। हाँ। भारत की रैंकिंग 2017 में पारंपरिक दर से छठी थी, 2.6 ट्रिलियन डॉलर। वैश्विक उत्पादन में हिस्सा सिर्फ 2.4%,
लेकिन पीपीपी का आधार पर हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थे, 9.4 ट्रिलियन डॉलर, चीन और अमेरिका के बाद। लेकिन प्रति व्यक्ति आय के मामले में कहानी अलग थी। बिल्कुल, प्रति व्यक्ति जीएनआई में हमारी रैंक बहुत कम थी, चाहे पारंपरिक दर हो 1820 डॉलर या पीपीपी 7060 डॉलर। इसका बड़ा कारण विशाल जनसंख्या है और समाधान है उत्पादन को तेजी से बढ़ाना। फिर हमने मानव विकास सूचकांक यानी HDI की बात की। हाँ, जिसे महबूबुल हक और अमर्त्य सेन ने विकसित किया। ये स्वास्थ्य, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, औसत और अपेक्षित वर्ष और जीवन स्तर प्रति व्यक्ति जीएनआई पीपीपी को मापता है। और भारत का प्रदर्शन 2017 के आंकड़ों के अनुसार 2018 रिपोर्ट में भारत 189 देशों में 130वें स्थान पर था। स्कोर 0.640, मध्यम मानव विकास। ये दक्षिण एशिया के औसत से थोड़ा बेहतर था, पर वैश्विक स्तर पर काफी पीछे। और इसके कारण सिर्फ जनसंख्या नहीं, बल्कि मानव पूंजी का सही इस्तेमाल न होना, शिक्षा, कौशल की कमी और एक बहुत बड़ा फैक्टर है असमानता, जिसके कारण HDI वैल्यू करीब 27% कम हो जाती है। सुधार भी हुए हैं। 1990 से HDI 50% बढ़ा है, पर रफ्तार और बढ़ाने की जरूरत है। सही कहा। आगे की राह यही है कि नीतियां मानव विकास पर केंद्रित हों और वैश्विक जुड़ाव का फायदा घरेलू क्षमताओं को बढ़ाने में उठाया जाए। बहुत बढ़िया सारांश आप श्रोताओं के लिए वो सोचने वाला सवाल। हाँ, तो सवाल यह है कि क्या भारत अपनी विशाल युवा आबादी, जिसे हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं, उसका सही इस्तेमाल करके अगले एक दशक में अपनी HDI रैंकिंग में एक जबरदस्त छलांग लगा सकता है? और अगर हाँ, तो इसके लिए नीतिगत स्तर पर सबसे जरूरी 3 कदम क्या होने चाहिए, इस पर जरूर सोचिएगा। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है। दोस्तों, ये जो पूरी चर्चा हमने की, ये UPSC मेंस के लिहाज से, खासकर GS पेपर 3 अर्थव्यवस्था और निबंध के लिए बेहद जरूरी है। ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, GDP, GNI, परंपरागत दर, PPP, HDI के पैरामीटर्स, भारत की स्थिति, उसके निहितार्थ, इनको गहराई से समझना बहुत अहम है। हाँ, और ये भी याद रखना जरूरी है कि सिर्फ आर्थिक विकास ही सब कुछ नहीं है। असली प्रगति, असली तरक्की मानव विकास में है। जब लोगों का जीवन बेहतर होता है, वही सही मायने में विकास है। बिल्कुल। तो इस चर्चा को अगर ज़रूरत लगे तो दोबारा ज़रूर सुनिए, ताकि ये सारे तथ्य, ये विश्लेषण आपके दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाए। और अगर आपको ये गहन चर्चा, ये डीप डाइव पसंद आया, तो हमारे YouTube चैनल सुन लो UPSC को लाइक करना मत भूलिए। इसे अपने दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ शेयर कीजिए। अपने विचार हमें कमेंट्स में बताइए कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं, वो जो सवाल हमने पूछा उसका जवाब क्या हो सकता है। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली ऐसी ही महत्वपूर्ण चर्चाएं आप तक पहुंचती रहें। तो अगली चर्चा तक आप सब पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार। नमस्कार।